में आए आइडियाज को इवेल्युएट करते हैं और अपने क्रिएटिव वर्क को फाइनल टच देते हैं। डेविड अपनी राइटिंग को लेकर क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने क्रिएटिविटी की इस 4 स्टेजेस के बारे में जाना तो इन स्टेजेस की पावर का पता पहली बार चला। वो कहते हैं कि जब वे कुछ लिख नहीं पा रहे थे तो वो रिसर्च कर लिखने के लिए आइडियाज ढूंढ रहे थे। वो उनकी प्रिपरेशन स्टेज थी, रात की नींद उनकी इंक्यूबेशन स्टेज थी और उनके सुबह के राइटिंग सेशन इल्यूमिनेशन स्टेज थे। फाइनली जब वो अपनी राइटिंग को एडिट कर रहे थे तो वो उनकी क्रिएटिविटी की वेरिफिकेशन स्टेज थी। दोस्तों, क्रिएटिविटी की ये चारों स्टेज इंसान की जिंदगी में 4 दिन में ही नहीं आती। कई बार पहली स्टेज से चौथी स्टेज और आखिरी स्टेज तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। ऑथर का ये मानना है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन उसे लेकर खड़ी हो रही प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब हम एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में एक ही समय में सोचते हैं और उनको एक साथ सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो हम खुद अपने माइंड को लिमिट कर देते हैं। ऐसा करने से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक से नहीं ला पाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा दिमाग बहुत शार्प होता है, लेकिन किसी काम के बारे में सोचने की उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारा दिमाग 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है और दूसरा वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने वाला पार्ट हमारी जिंदगी के बहुत से पुराने इंसिडेंट्स को स्टोर कर रखता है, इसलिए हमें बड़े हो जाने पर भी अपने चाइल्डहुड की कुछ बातें याद रहती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी बात या इंसिडेंट को एक लंबे समय तक स्टोर कर नहीं रख सकता है और छोटी छोटी बातों को ही हमारे दिमाग का ये पार्ट स्टोर कर पाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्रेडिट कार्ड का नंबर है, जो 4 या 5 अलग डिजिट्स में डिवाइड होता है ताकि हमारे दिमाग का शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट उसे काम होने तक याद रख सके। हमारे दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले इस पार्ट को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर पाता है जिस पर हम अपने काम के वक्त सोच रहे होते हैं। माइंड को मैनेज करने की प्रोसेस में हमारे ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स का एक दूसरे के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। न्यूरो साइंटिस्ट्स इसे इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, हमारे ब्रेन के ये दोनों पार्ट्स एक थिएटर की तरह होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट्स स्टेज की तरह होता है जिस पर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला पार्ट ऑडियंस की तरह होता है जो स्टेज पर एक्टर्स की हो रही एक एक मोमेंट को कैप्चर करता है और उसे स्टोर करता है। अब यदि स्टेज पर एक साथ बहुत सारे एक्टर्स एक साथ परफॉर्म करने लगे तो क्या ऑडियंस हर एक एक्टर्स के परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट हो सकेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान एक ही समय में किसी एक जगह पर ही अपनी अच्छी तरह से फोकस कर सकता है, और जब वो एक से ज्यादा जगह पर एक साथ फोकस करने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक ऐसी ही हालत हमारे दिमाग की होती है जब हम एक साथ एक ही समय पर बहुत सी बातों पर फोकस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे ब्रेन का शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले पार्ट के साथ ठीक से सिंक नहीं हो पाता है और हम इरिटेट होने लगते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। अगर हम माइंडफुल होकर अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्रिएटिविटी की दूसरी स्टेज का इंक्यूबेशन पीरियड इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। हमारी क्रिएटिविटी की ये स्टेज तभी एक्टिव होती है जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। ऐसा करते हुए हमारे ब्रेन की बहुत ज्यादा पावर उसे होने लगती है और हम कुछ भी क्रिएटिव ना तो कर पाते हैं और ना ही सोच पाते हैं। ऐसे में हमारे ब्रेन की सिचुएशन ट्रैफिक जैम की तरह हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें माइंडफुल रहकर इंक्यूबेशन पीरियड पर फोकस करना चाहिए और थोड़े वक्त के लिए हमारे दिमाग में चल रहे सब विचारों को एक साइड कर कोई ऐसा दूसरा काम करना चाहिए जो हमें रिलैक्स कर सके, या फिर हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेने से हमारी क्रिएटिविटी का इंक्यूबेशन पीरियड एक्टिव होकर जो भी इररिलेवेंट थॉट्स होते हैं उनको वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट कर देता है और हमारा दिमाग फिर से चार्ज हो जाता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी एक ऐसी पेनफुल जर्नी है जो लाइफ लॉन्ग प्लेजर देती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं और ब्रेन के ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो क्रिएटिविटी की चारों स्टेज का माइंडफुल होकर इम्प्लीमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। 7 मेंटल स्टेज और क्रिएटिविटी। ऑथर का कहना है कि हमें किसी को भी काम को रोकने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, मैं कौन से तरह का काम अभी करना चाहता हूँ। दूसरा, उस काम को करने के लिए मेरा मूड कैसा होना चाहिए। और तीसरा, पिछली बार मैंने कब ऐसा महसूस किया था। किसी भी क्रिएटिव वर्क को करते हुए इंसान का मूड डिफरेंट सिचुएशंस और आसपास के माहौल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि कोई राइटर बंद कमरे में बैठकर अच्छा फील करता है तो किसी का मूड खुली हवा में बैठकर लिखने से अच्छा होता है।
अलग अलग तरह के काम के अनुसार हमारा मूड और एनर्जी लेवल हर इंसान के केस में अलग होता है। हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उसे करने में हमें अपनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ऑथर इस तरह के काम को शैलो वर्क यानी कि जो ज़्यादा गहरा ना हो, ज़्यादा झंझट वाला काम ना हो। इसी तरह जिस काम को करने के लिए हमें ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत पड़ती है और उसे करने में हमारी बहुत सी एनर्जी भी लग जाती है, उसे ऑथर डीप वर्क कहते हैं। हमारा मूड दोनों ही तरह के कामों को करते हुए एक सा नहीं रहता है और अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथर क्रिएटिविटी को लेकर हमारे दिमाग की 7 मेंटल स्टेट के बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वो 7 मेंटल स्टेट। हमारी लाइफ में बहुत से काम करने की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। उनमें से हमें कब कौन सा काम करना है ये हम ही डिसाइड करते हैं। किसी भी काम को पहले करने को डिसाइड करने की जो ये प्रोसेस होती है वो भी पहली मेंटल स्टेट होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इसे प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट कहा जाता है, जहां हम ये निश्चित करते हैं कि आज अभी हमें कौन सा काम पहले करने की ज़रूरत है, कौन सा काम हमारे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है और कौन सा नहीं। एक बार प्रायोरिटी डिसाइड कर लेने के बाद हम उसे करने के लिए क्यूरियस होते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से हम उस काम को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और उस पर रिसर्च भी करते हैं। ऑथर इसे सेकेंड और थर्ड मेंटल स्टेट कहते हैं, जिसे उन्होंने एक्सप्लोर एंड रिसर्च मेंटल स्टेट कहा है। अगली मेंटल स्टेट होती है जिसे जनरेट मेंटल स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में हमने जो भी तैयारी प्रायोरिटी एक्सप्लोर एंड रिसर्च स्टेट में की होती है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कि इस स्टेट तक हमारे काम की आउटलाइन तैयार होने के साथ साथ उसका एक रफ ड्राफ्ट भी तैयार हो जाता है, जिसे हमें अब केवल पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। यहाँ ऑथर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब वो कोई आर्टिकल या बुक लिखने का काम शुरू करते हैं तो पहले वो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर उन्हें लिखना क्या है। तब ऑथर पहली मेंटल स्टेट में होते हैं। एक बार लिखने के लिए सब्जेक्ट या टॉपिक डिसाइड कर लेने के बाद वो उस पर रिसर्च करते हैं और अपने नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ वो अपनी दूसरी और तीसरी मेंटल स्टेट में होते हैं। ये सब कर लेने के बाद जब वो उस आर्टिकल या बुक का ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं तो वो उनकी जनरेट मेंटल स्टेट होती है। इसके बाद लिखी हुई ड्राफ्ट कॉपी को एडिट कर उसे फाइनल करने की जो प्रोसेस होती है वो पॉलिश मेंटल स्टेट में होती है। दोस्तों, ऑथर के इस उदाहरण से आपको बताई हुई 5 मेंटल स्टेट के बारे में अच्छी तरह से पता तो चल ही गया होगा, लेकिन ऑथर आगे कहते हैं कि बची हुई 2 मेंटल स्टेट के बिना इन 5 मेंटल स्टेट का हो पाना पॉसिबल नहीं है। हमें हमारे क्रिएटिव काम को करने के साथ और भी बहुत से काम करना ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हर महीने के पेंडिंग बिल्स भरना, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना, घर को साफ रखना और भी बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो हम रोज़ या वीक में एक बार या महीने के आखिरी में करते हैं। इन काम को करने के लिए जो मेंटल स्टेट होती है उसे ऑथर ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट कहा है। सीधी सी बात है, अगर आप एक ऑथर हैं और सारा दिन केवल लिखने में ही बिता देते हैं, या अगर आप एक म्यूजिशियन हैं और अपना सारा दिन केवल म्यूजिक को ही देते हैं और अपनी लाइफ के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ठीक से नहीं करते हैं तो लाइफ इम्बैलेंस ही हो जाती है। इसलिए ऑथर ने इस काम को करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट को सबसे ज़रूरी स्टेट बताया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेंटल स्टेट है रिचार्ज मेंटल स्टेट। रिचार्ज मतलब अपनी थकान और बोरियत को दूर कर फिर से उस काम को करने की एनर्जी हासिल कर लेना। इस मेंटल स्टेट में हम या तो सो रहे होते हैं या फैमिली के साथ वैल्यूएबल टाइम बिता रहे होते हैं या फिर अपनी पसंद की मूवी देख रहे होते हैं। यह भी हो सकता है कि हम वेकेशन पर कहीं घूमने भी गए हों। जैसे कि मोबाइल की बैटरी के डाउन होने पर उसे रिचार्ज करना ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारा रिचार्ज होना भी उतना ही ज़रूरी है। एक बार जब हम अपने दिमाग की इन 7 मेंटल स्टेट्स को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो पिछले कुछ एपिसोड में बताई गई क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि 7 मेंटल स्टेट्स के बारे में अब तक सुनी गई बातें आपको थोड़ी सी मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगें, लेकिन क्योंकि ये सारी स्टेजेस एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई होती हैं कि सबके बीच एक क्लियर डिफरेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल ही होता है। ऑथर के अनुसार जैसे जैसे हम माइंडफुल होकर अपने काम के दौरान इन स्टेजेस को भी ध्यान में रखना शुरू कर देते हैं तो बाय एक्सपीरियंस से हमें इन सभी स्टेजेस के बीच डिफरेंस करना समझ आने लगता है। अगर हम किसी गलत मेंटल स्टेज में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारे पास कोई क्लियर विजन नहीं होता है। सही मेंटल स्टेट में किसी भी काम को करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
दोस्तों, अभी तक हमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें सुनी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और अगर पता था भी तो हम ये नहीं पता था कि उसे और अच्छी तरह से कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऑथर आगे और इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग और किसी भी क्रिएटिव टास्क पर हमारे आसपास के माहौल का असर ज़रूर होता है। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान के पास उसका एक क्रिएटिव स्पेस होता है, और ये हर किसी का ये क्रिएटिव स्पेस उसकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑथर क्रिएटिव स्पेस को लेकर आगे जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन उससे हमारी क्रिएटिविटी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हम उन सभी बातों को यहाँ बड़े ही आसान शब्दों में कोशिश करेंगे। जब हम किसी इंसिडेंट या किसी थॉट के बारे में जितना गहराई और दूर से देखते या सोचते हैं, हमारे थॉट्स उतने ही गहरे होते जाते हैं और हमारा माइंडसेट एक बहुत बड़े लेवल पर काम करने और सोचने के लिए तैयार हो जाता है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रुअल लेवल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसी तरह जब हम अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक कंफर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम सभी ऐसे घर या ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं जहां हम खुद को सेफ महसूस कर सकें। ठीक यही बात हमारी क्रिएटिविटी पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। ये तो आपने भी अनुभव किया ही होगा कि किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए जब तक हमें उसके अनुकूल माहौल नहीं मिलता है, या हम वैसा माहौल जब तक क्रिएट नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे लिए उस क्रिएटिव काम को पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को प्रोस्पेक्ट रिफ्यूज थ्योरी के नाम से जानते हैं। सही मेंटल स्टेट में उसके अनुकूल काम करने के लिए हमें उसके अनुसार कंफर्टेबल माहौल बनाना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए खुले वातावरण की तलाश करना चाहिए। अगर आप ऑथर हैं या म्यूजिशियन हैं या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी ना कभी ये अनुभव तो ज़रूर किया होगा कि किसी नदी का किनारा, ठंडी हवा या पेड़ पौधों के बीच रहने